गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आज की हमारी इस वीडियो में हम बैलेंस शीट को बहुत ही अच्छे से स्टडी करेंगे। लास्ट टाइम मैंने आपको रिव्यू ऑफ बैलेंस शीट दिया था, लेकिन वो सिर्फ पर्पस था हमारा जो हमारी अकाउंटिंग रेशोज़ थी उन रेशोज़ को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। लेकिन अभी हमें पता है कि हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है एनालिसिस में, वो चैप्टर हमारा बैलेंस शीट बेस्ड है, या हम कह सकते हैं कि हमारा चैप्टर जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेस्ड है। तो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को जब तक अच्छे से स्टडी नहीं करेंगे तब तक हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता। और हमें पता है कि 4 to 5 मार्क्स का क्वेश्चन हमारे पास बोर्ड में पूछा जाएगा उससे, ठीक है। तो अभी हम ज़रा थोड़ा सा बैलेंस शीट को स्टडी करते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए कंपनी जो आपका चैप्टर फर्स्ट है वो आपकी फाइनेंशियल एनालिसिस की बुक में है। उसके अंदर हमारे पास जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो एग्जैक्टली है क्या। फाइनेंशियल स्टेटमेंट है हमारे पास कि जो भी हम अकाउंटिंग की प्रोसेस करते हैं, ठीक है, प्रोसेस करते हैं, उस प्रोसेस का जो हमारे पास फाइनल रिजल्ट आता है, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है, फाइनल प्रोडक्ट ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस, ठीक है। और अकाउंटिंग प्रोसेस क्या है? अकाउंटिंग प्रोसेस ये है जो हमने 11th क्लास में पढ़ा था, ठीक है। तो 11th क्लास में हमने क्या पढ़ा था कि अकाउंटिंग प्रोसेस क्या होती है। जब हम ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करते हैं, देन उसको मेजर करते हैं इन इंडियन, सपोज किसी भी कंट्री के अंदर हम अगर अकाउंटिंग कर रहे हैं तो उसकी जो कॉमन करेंसी होगी, ठीक है, जैसे कि इंडिया की करेंसी क्या है हमारी रुपी, ठीक है, तो उसके अंदर हम उसे क्या करेंगे, मेजर करेंगे। देन हम जो भी ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड करेंगे उसको हम क्रोनोलॉजिकल मैनर में जर्नल में लिखते हैं, ठीक है। देन हम उसको पोस्ट करते हैं, लेजर पोस्टिंग होती है। उसके बाद में जब लेजर पोस्टिंग हो जाती है, सभी अकाउंट्स का रिजल्ट निकल जाता है, सभी अकाउंट का बैलेंस निकल जाता है, तो उसके बाद में हम बैलेंस कहाँ पे ट्रांसफ़र करते हैं, समराइजिंग में, ठीक है। समराइजिंग में हमारे पास क्या बनता है, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस, और उसके बैलेंस शीट। उसके बाद में हम एनालाइज और इंटरप्रेटिंग करते हैं, जो आपके 12th क्लास में है, आपकी जो बुक है वो फाइनेंशियल एनालिसिस, ठीक है, तो वो इसी पर डिपेंड है। तो अब हम एनालाइज कर रहे हैं और उसके बाद में हम कम्युनिकेट करेंगे टू द अनदर पार्टीज़, ठीक है। और पार्टीज़ कौन सी है, हमें पता है कि हमारी इंटरनल भी होते हैं यूज़र्स और एक्सटर्नल भी होते हैं, ठीक है। तो हमारे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसके अंदर मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, नोट्स टू अकाउंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये 4 टाइप की हमारी जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है। तो जो हमारा कैश फ्लो है उसके अंदर नोट्स टू अकाउंट का बहुत बड़ा रोल है। नोट्स टू अकाउंट का मतलब है कि जो भी आपको बैलेंस शीट में या फिर प्रॉफिट एंड लॉस में अमाउंट दे रखा है, जो भी आपको आइटम दे रखी है, उसके विदिन क्या क्या चीज़ें, ठीक है। जैसे कि अगर प्रॉफिट्स का टोटल दे रखा है तो उसके अंदर क्या है, किस टाइप का प्रॉफिट है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो बैलेंस शीट का, हम अभी मैंने इसको थोड़ा सा समराइज़ किया है जिससे कि आपको जो चीज़ मैं समझाना चाहती हूँ वो मैं क्लियरली समझा सकूँ, क्योंकि हमने जब बैलेंस शीट पढ़ी थी तो हमने सिर्फ उसकी बहुत ही जल्दी से स्टडी करी थी, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं आपको वो चीज़ बताना चाहती हूँ जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, ठीक है। आपके ये कंपनी की बुक में भी बहुत ज़्यादा काम आएंगे। अभी देखिए मैंने यहाँ पे शेयर कैपिटल लिख रखा है, तो शेयर कैपिटल के अंदर हमारे पास ऑथोराइज्ड कैपिटल, ये मैंने एक सर्कल बना रखा है। सर्कल का मतलब क्या है कि जो ऑथोराइज्ड कैपिटल है, नॉमिनल कैपिटल है, रजिस्टर्ड कैपिटल है, वो हमारे पास वो कैपिटल है जिस वो कैपिटल है कि उससे ज़्यादा हम शेयर इशू नहीं कर सकते, ठीक है। यानी कि ये कैपिटल जो है ये रजिस्टर्ड है, रजिस्टर्ड ऑफिस में, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 1 लाख शेयर हैं और 1 लाख शेयर जो हैं वो कितने, 10 रुपये का एक शेयर है, तो हम 1 लाख से ज़्यादा शेयर इशू नहीं कर सकते। और हमारी ऑथोराइज कैपिटल कितनी होगी, 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय 10, ठीक है, यानी 10 लाख, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास सब्सक्राइब कैपिटल है। अभी देखिए हमारे पास ऑथोराइज कैपिटल क्या है कि जितनी हम अपनी लाइफ टाइम में इशू कर सकते हैं उससे ज़्यादा इशू नहीं कर सकते। सब्सक्राइब कैपिटल का मतलब है कि हमने जो है शेयर इशू किए हैं, इशू जो कैपिटल ऑथराइज के बाद में हम क्या करते हैं कि शेयर्स को इशू करते हैं, ठीक है। ये चीज़ मिस हो गई है, तो यहाँ पर एक छोटा सा सर्कल विदिन बनेगा, विदिन उसको हम क्या कहेंगे, इशू कैपिटल,
ठीक है, पहले हमारे पास इशूड कैपिटल आती है। तो हमने जो हमारे पास ऑथोराइज्ड कैपिटल थी उसमें से हमने कितने शेयर इशू किए हैं, ठीक है। उन शेयर के इशू करने के बाद में हमारे पास कितने लोगों की सब्सक्रिप्शन आई है, यानी कितने लोगों ने अप्लाई किया है शेयर के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास कॉल्ड अप कैपिटल है, यानी जैसे 10 रुपये का शेयर है और हमने उसमें से 5 रुपीज़ मंगवाए हैं सिर्फ, तो वो कॉल्ड अप कैपिटल होगी, यानी 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 5 लाख। और ऐसा भी हो सकता है कि हमने जितने शेयर्स मंगवाए हों, शेयर्स के अमाउंट मंगवाए हों, उतना सारा अमाउंट नहीं मिल पाया है और उसमें से क्या हो गया है, कुछ लोगों ने ज़्यादा अमाउंट दे दिया है और कुछ लोगों ने कम अमाउंट दे दिया है, ठीक है। ज़्यादा का मतलब क्या है कि 10 रुपये का शेयर है, हमने 5 मंगवाए थे, तो कुछ ने तो हमें 10 के 10 दे दिए हैं और कुछ ने 5 में से भी 3 दिए हैं, ठीक है। तो जिसने 5 में से 3 दिए हैं वो क्या है, कॉल इन एरियर, जैसे मैंने लिख भी रखा है कि पेड अप कैपिटल में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कॉल इन एरियर होता है और कॉल इन एडवांस क्या है कि जिनसे हमने 5 मंगवाए थे उन्होंने क्या किया है, हमें 10 दे दिए हैं। आगे है फॉर फीचर। फॉर फीचर का मतलब होता है कि जिस पर्सन ने या जिस शेयर होल्डर ने कॉल इन एरियर है जिसका, उसको बार बार हमारे नोटिस देने के बाद में भी जिसने अपना पेंडिंग अमाउंट पे नहीं किया है, तो हमने क्या किया है कि उससे अपने शेयर भी वापस ले लिए हैं और साथ में जो उसकी मनी उसने पे की थी वो भी हमने वापस ले ली है। री इशू का मतलब है कि हम जितने शेयर हमने उसके लिए थे उसमें से हमने कुछ शेयर या फिर वो सारे के सारे शेयर किसी अनदर पर्सन को दोबारा से इशू कर दिए हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, जो फॉर फीचर होता है वो ऐड होता है हमारी शेयर कैपिटल में, कॉल इन एडवांस हमारा अदर लाइबिलिटीज़ में दिखाया जाता है, कॉल इन एरियर जो होता है वो माइनस होता है शेयर कैपिटल में से, और जो री इशू होता है वो हमारी कैपिटल साइड में ही दिखाई जाती है, ठीक है। तो कैपिटल का कोई भी पार्ट है वो कैपिटल में ही आएगा बैलेंस शीट में, ठीक है। आगे रिजर्व एंड सरप्लस है। रिजर्व एंड सरप्लस में देखिए मैंने आपको बता रखा है कि रिजर्व एंड सरप्लस क्या है, अमाउंट जो कि हम प्रॉफिट का बिल्कुल सेपरेट कर देते हैं, जिसको हम किस लिए यूज़ करते हैं, अपनी कॉन्टीजेंसीज़ के लिए, ठीक है। तो रिजर्व जो है वो कॉन्टीजेंसीज़ के लिए है, जिसका अमाउंट तो फिक्स है, जिसका अमाउंट तो नोन है, लेकिन जिसकी हैपनिंग नोन नहीं है कि कब होगा, ठीक है। तो कभी भी हो सकता है। तो यहाँ पर जो कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व है या फिर कैपिटल रिजर्व है, डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व है, शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट है या रिवोल्यूशन रिजर्व है, जो ये रिजर्व हैं, जितने भी रिजर्व हैं, किसी भी टाइप का रिजर्व है वो रिजर्व एंड सरप्लस में दिखाया जाता है, ठीक है। रिडेम्पशन वर्ड आपके लिए न्यू है, तो रिडेम्पशन का मतलब मैं बता देती हूँ आपको कि डिबेंचर्स की पेमेंट के लिए जब हम कुछ अमाउंट सेव करके रखते हैं तो उसको क्या कहते हैं, हम डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व कहते हैं, ठीक है, इन शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर है नॉन करंट लायबिलिटी। मैं आपको वही चीज़ें बता रही हूँ जो कि आपको जल्दी जल्दी पढ़ने वाली हैं, जिससे कि आपको नोट्स भी मिल जाए और आपको इसकी नॉलेज भी हो जाए। नॉन करंट लायबिलिटीज़ में क्या क्या आता है, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स आती हैं सबसे पहले। तो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में क्या चीज़ें होती हैं, टर्म लोन्स होते हैं, डिबेंचर्स होते हैं, बॉन्ड्स, अदर लोन एंड एडवांसेस जो भी 1 साल से ज़्यादा की टाइम के लिए होते हैं, ठीक है, और पब्लिक डिपॉजिट्स हैं, ठीक है। तो 1 साल के बाद के लिए जो भी आप पेमेंट करेंगे वो क्या होगी, आपके लॉन्ग टर्म लोन्स में, बोरिंग्स में, ठीक है। आगे डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी है। ये कोई एग्जैक्ट लायबिलिटी नहीं होती है, बल्कि मैंने देखो आपको बिल्कुल क्लियरली शो कर रखा है कि अकाउंटिंग इनकम जब आपकी ग्रेटर देन होगी टैक्सेबल इनकम से, तो आपका क्या बनेगा, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, ठीक है। यानी कि आपको इस इनकम पे टैक्स देना है, ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादा है। और डेफर्ड टैक्स एसेट कब होगी, जब अकाउंटिंग इनकम आपकी कम होगी टैक्सेबल इनकम से, ठीक है। तो इन नोट्स को आप अपनी कॉपीज़ में भी लिख सकते हैं। ये बहुत ही शॉर्ट है, आपको पूरी बुक रीड करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने इसको बहुत ही स्टडी करके आपके लिए बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में बनाया है। अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ के अंदर हम क्या क्या चीज़ें लेते हैं, सबसे पहले अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी ट्रेड पेबल्स आते हैं जो कि 12 महीने से ज़्यादा की एज के हैं। प्रीमियम पेबल ऑन रिडेम्पशन और डिवेंचर, जो प्रीमियम पे किया जाता है रिडेम्पशन और डिवेंचर में लॉन्ग टर्म का है, या फिर प्रीमियम जो है प्रेफरेंस शेयर को दिया जाता है, ठीक है। प्रीमियम का मतलब मैं बता देना चाहती हूँ आपको कि प्रीमियम का मतलब क्या होता है कि जब हमारी वैल्यू जो है
हमने जितना अमाउंट इंजॉय किया है, फॉर एग्जांपल कि हमारा जो प्रेफरेंस शेयर है वो 10 रुपीज़ का है, ठीक है। तो हमने जब शेयर इशू किए तो हमें 10 रुपीज़ मिले, लेकिन जब हमने पेमेंट करी उसकी तो प्रीमियम पे करी, यानी कि एक्स्ट्रा पेमेंट की हमने, ठीक है। जैसे कि 2 रुपये प्रीमियम पे, तो हमने 10 रुपीज़ यूज़ किए लेकिन हमने पेमेंट कितने की करी, 12 रुपये की। तो ये हमारा नुकसान है, तो ये हमारी क्या है, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ में आएगा, ठीक है। जैसे मैंने नोट्स बना रखे हैं, बिल्कुल आप ऐसे ही बना सकते हैं, आपकी 12th में सेल्फ स्टडी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस में क्या क्या चीज़ें आएंगी, प्रोविज़न फॉर ग्रेचुटी आएगा, प्रोविज़न फॉर अर्न्ड लीव आएंगे और प्रोविज़न फॉर वारंटी आएंगी। तो इनमें से तीनों में से कोई भी प्रोविज़न अगर आपको दिया हो तो आप उसे लॉन्ग टर्म प्रोविज़न में शो करेंगे, क्योंकि बोर्ड के अंदर जो बोर्ड के अंदर आपके पास क्वेश्चन आएगा, वो क्वेश्चन कैसे आएगा, आपको बताना है कि इसका हेड क्या है और इसका सब हेड क्या है। तो प्रोविज़न फॉर ग्रेचुटी आए तो आपको क्या बताना है कि इसका हेड क्या है, नॉन करंट लाइबिलिटीज़, और सब हेड क्या है, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, ठीक है। नेक्स्ट करंट लाइबिलिटी है। करंट लाइबिलिटी में क्या है आपके पास, लोन पेबल ऑन डिमांड है, ठीक है। बैंक ओवरड्राफ्ट है, ये भी शॉर्ट टर्म का लिए होता है। उसके बाद डिपॉजिट्स हैं जो शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए हैं। अदर लोन एंड एडवांसेस हैं। उसके बाद में ट्रेड पेबल्स हैं। हमें पता है कि ट्रेड पेबल में 2 चीज़ें आती हैं, एक आता है हमारे पास बिल्स पेबल और दूसरा आता है हमारे पास क्रेडिटर्स, ठीक है। अभी देखिए अदर करंट लाइबिलिटीज़ में हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं। अदर करंट लाइबिलिटीज़ में करंट मैच्योरिटी ऑफ डेट है। करंट मैच्योरिटी ऑफ डेट का मतलब है कि डिबेंचर्स आपने इशू कर रखे हैं, ठीक है, और अगर उसका इंटरेस्ट है या उस पर कोई भी देनदारी है जो कि आपकी शॉर्ट टर्म पीरियड में अराइज हो रही है, ठीक है। इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू ऑन बोरिंग्स, इंटरेस्ट आपका एक्रू हो चुका है, यानी आपने वो एक्रूड हो चुका है टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग, लेकिन वो ड्यू नहीं हुआ, अभी डेट नहीं आई। इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू ऑन बोरिंग्स, ठीक है। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस में आपका इनकम कोई भी इनकम हो सकती है, कमीशन हो सकता है, किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट हो सकता है, रिसीव्ड इन एडवांस, ठीक है। तो ये आपकी क्या है, करंट लाइबिलिटीज़। और अनपेड डिविडेंड, तो इनकम रिसीव्ड इन एडवांस और अनपेड डिविडेंड एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। तो इसका आपको आंसर क्या लिखना है कि इसका हेड क्या है, हेड है इसका करंट लाइबिलिटीज़ और सब हेड है इसका अदर करंट लाइबिलिटीज़, ठीक है। उसके बाद एक्सेस एप्लीकेशन मनी विच इज़ ड्यू फॉर रिफंड एंड इंटरेस्ट एक्रूड देयर ऑन, ये भी आपका अनपेड मेच्योर्ड डिबेंचर्स एंड इंटरेस्ट देयर ऑन। कॉल इन एडवांस बहुत बार पूछा जाता है, कॉल इन एडवांस, कॉल इन एडवांस क्या है आपका अदर करंट लाइबिलिटीज़ में, ठीक है। उसके अलावा आउटस्टैंडिंग प्रोविडेंट फंड पेबल है या ESI, कोई भी आउटस्टैंडिंग, यानी कि आउटस्टैंडिंग के जो भी एक्सपेंसेस है वो अदर करंट लाइबिलिटीज़ में आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट शॉर्ट टर्म प्रोविजंस है आपके। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में क्या क्या होता है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन का मतलब है जो शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए बनाए जाते हैं या कुछ टाइम, उनका जो टाइम होता है उसका बेनिफिट जो है कुछ टाइम पीरियड्स के लिए लिया जाता है। जैसे कि प्रोविज़न फॉर एम्प्लॉयज़ फंड, एम्प्लॉयज़ बेनिफिट्स, प्रोविज़न फॉर एक्सपेंसेस, प्रोविज़न फॉर टैक्स और अदर प्रोविजंस। प्रोविजंस हमें पता है, रिजर्व के साथ हमने 11th में प्रोविजंस भी पढ़े थे। प्रोविज़न का मतलब होता है कि ये लाइबिलिटीज़ ऐसी होती हैं, प्रोविजंस ऐसी लाइबिलिटीज़ के लिए बनाए जाते हैं जो कि नोन लाइबिलिटीज़ हैं लेकिन जिनका अमाउंट नोन नहीं है, ठीक है। तो प्रोविज़न क्या होते हैं, प्रोविज़न भी सेट असाइड आउट ऑफ प्रॉफिट्स होते हैं, लेकिन प्रोविज़न जो है हमारे प्रॉफिट्स को लेस करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्या होता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट नहीं होता, लेकिन रिजर्व जो है वो क्या होते हैं, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। तो आप ये नोट्स बिल्कुल इसी तरीके से बना सकते हैं, इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। आप इसकी बहुत ही क्विक रिवीजन कर सकते हैं अपने इस चैप्टर। स्टूडेंट्स, ये आपकी एसेट साइड थी, मैंने आपको लाइबिलिटी साइड थी, मैंने आपको लाइबिलिटी सारी डिस्कस कर ली हैं कि आप किस तरीके से पूरी बुक में ना उलझकर बिल्कुल इन नोट्स की हेल्प से बहुत ही जल्दी इस चैप्टर को प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम एसेट्स के साथ आएंगे और एसेट्स को बहुत ही अच्छे से रिवाइज करेंगे, ठीक है।